क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रवास की। प्रवास क्या है, प्रवास के कौन कौन से प्रकार हैं, प्रवास की कौन कौन सी धाराएं हैं, प्रवास के कारण क्या है और उनके परिणाम क्या है। पहले हम बात करेंगे प्रवास है क्या। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रवास से। प्रवास की डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। प्रवास लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। यानी लोग एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसी को हम एक और परिभाषा से परिभाषित कर सकते हैं। मनुष्य अपने विशिष्ट उद्देश्यों से मतलब है शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, मनोरंजन, जो भी व्यक्ति के उद्देश्य हैं उन्हें पूरा करने के लिए लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो वो कहलाते हैं विशिष्ट उद्देश्य। मनुष्य अपने विशिष्ट उद्देश्यों को, उद्देश्य कौन से, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, व्यापार, मनोरंजन आदि, ये क्या है, ये मनुष्य के विशिष्ट उद्देश्य हैं। तो मनुष्य अपने विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है। ऐसी क्रिया को प्रवास कहते हैं। यानी मनुष्य अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो मनोरंजन हो या व्यापारिक गतिविधि हो, उन्हें पूरा करने के लिए लोग या मनुष्य एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं, गमनागमन करते हैं। तो गमनागमन की ये प्रक्रिया प्रवास कहलाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय प्रसार की। इस भारतीय प्रसार में हम बात करेंगे कि प्राचीन समय में भारत से लोग किन देशों की तरफ प्रवास करते थे, क्या कारण थे या कौन सा कानून था जिसके तहत वो दूसरे देशों में प्रवास करते थे या उन्हें जबरन पकड़कर दूसरे देशों में ले जाया जाता था, उसकी हम बात करेंगे। तो भारतीय प्रसार के अंदर हम प्रवास की तरंगों की बात करेंगे। तो प्रवास की जो प्रथम तरंग है, इस प्रथम तरंग में प्रथम तरंग के अंदर बागानों में काम करने वाले श्रमिकों को शामिल किया जाता है।
बागानों में काम करने वाले श्रमिकों को सम्मिलित किया जाता है। प्राचीन समय में भारत से या अन्य देशों से कई सारे श्रमिकों को बागानों में काम कराने के लिए जबरन पकड़कर ले जाया जाता था, या कुछ लोग एक अनुबंध के तहत एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्राचीन समय में जाते थे, वो अधिनियम था। तो प्राचीन समय में भारतीय उत्प्रवास अधिनियम के तहत यह अधिनियम था, जिसके तहत प्राचीन समय में बागानों में काम कराने के लिए श्रमिकों को लाया और ले जाया जाता था। कई लोग इसी अनुबंध के तहत एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम करने के लिए जाते थे। इस भारतीय उत्प्रवास अधिनियम को गिरमिट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। गिरमिट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन समय में लोग किस कानून के तहत एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम करने के लिए लाए और ले जाए जाते थे, तो वो था गिरमिट एक्ट या भारतीय प्रवास अधिनियम। इस अधिनियम के तहत प्राचीन समय में बागानों में काम कराने के लिए विभिन्न एशियाई देशों से यूरोपीय देशों में कार्मिकों को, श्रमिकों को लाया और ले जाया जाता था। इसके बाद में हम बढ़ते हैं प्रवास की दूसरी तरंग में। प्रवास की दूसरी तरंग की बात करते हैं तो प्रवास की दूसरी तरंग में हम फैक्ट्री मजदूरों, शिल्पियों, व्यापारियों की बात करते हैं। इस तरंग में शिल्पियों, व्यापारियों, फैक्ट्री मजदूरों को शामिल किया जाता है। तो प्रवास की दूसरी तरंग में शिल्पियों, फैक्ट्री मजदूरों, व्यापारियों आदि को शामिल किया जाता है, आदि को सम्मिलित किया जाता है। फैक्ट्री जो मजदूर होते हैं, मजदूरों को इसमें हम शामिल करते हैं। तो प्रवास की दूसरी तरंग में ये लोग आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवास की तीसरी तरंग की हम बात करेंगे। प्रवास की तीसरी तरंग के अंदर सॉफ्टवेयर अभियंताओं, परामर्शदाताओं, वित्तीय विशेषज्ञों आदि को इसके अंदर शामिल किया जाता है। प्रवास की तीसरी तरंग में किन्हें सम्मिलित किया गया है? तो परामर्शदाताओं, वित्तीय विशेषज्ञों इसके अलावा सॉफ्टवेयर अभियंताओं, आदि को सम्मिलित किया जाता है। इस तरंग में शिक्षाविद, बुद्धिजीवी लोग आदि को इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो ये प्रवास की तीन प्रमुख तरंगे हैं जिनमें विभिन्न कार्मिक वर्गों को सम्मिलित किया जाता है। तो ये था भारत का प्रवास का जो तरंग है, प्रवास का जो स्वरूप था, भारतीय प्रसार, ये तीन तरंगों में बांटा गया है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं भारत के प्रवास की जो आधार है कि भारत में प्रवास की गणना किन आधारों से की जाती है। तो भारत में प्रवास की गणना
के आधार, आधार क्या है, किन आधारों से भारत में प्रवास की गणना की जाती है। तो भारत में प्रवास की गणना के दो आधार हैं। कौन कौन से आधार हैं उनकी बात करते हैं। तो पहला जो आधार है वो है जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर प्रवास की गणना की जाती है। और दूसरा जो आधार है वो है निवास स्थान के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर गणना की जाती है। तो भारत में प्रवास की गणना किन दो आधारों से की जाती है, जन्म स्थान के आधार पर और एक निवास स्थान के आधार पर गणना की जाती है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं प्रवास की धाराओं की। तो प्रवास की जो धाराएं हैं वो दो धाराएं हैं, प्रवास की दो धाराएं हैं। पहली धारा है आंतरिक प्रवास। आंतरिक प्रवास से तात्पर्य है कि प्रवास जो होता है वो किसी देश के भीतर ही होता है, एक या अन्य राज्यों के मध्य हो सकता है, तो वो कहलाता है आंतरिक प्रवास। यानी ये होता है राज्यों से राज्यों के बीच में। आंतरिक प्रवास की भी चार धाराएं हैं, चार इसके रूप हमें देखने को मिलते हैं। आंतरिक प्रवास के जो रूप है वो कितने देखने को मिलते हैं, वो हमें मिलते हैं चार रूप हमें देखने को मिलते हैं। पहला जो आंतरिक प्रवास का रूप है वो है ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से ग्रामीण। दूसरा जो रूप है वो है ग्रामीण से नगरीय। तीसरा जो रूप है वो है नगरीय से नगरीय। और चौथा जो रूप है आंतरिक प्रवास का वो है आपके नगरीय से ग्रामीण की ओर। ये आंतरिक प्रवास के चार रूप हैं, इसकी भी चार उपरूप या धाराएं बताई गई है। तो आंतरिक प्रवास और दूसरा जो रूप है वो है धाराओं के अंदर अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अंतरराष्ट्रीय प्रवास, अंतरराष्ट्रीय प्रवास दो या दो से अधिक देशों के मध्य, दो या दो से अधिक देशों के मध्य होने वाले प्रवास को अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। ये दो या दो से अधिक देशों के मध्य हो सकता है, दो या दो से अधिक महाद्वीपों के मध्य हो सकता है। तो ये प्रवास अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। चलिए इसके बाद में अब हम बात करेंगे प्रवास के कारणों की, कि कौन कौन से कारण हैं जिससे कि ये प्रवास होता है, कौन से कारक हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और कौन से कारक हैं जो इसे या किसी स्थान को छुड़ाने का कारण बनते हैं। तो प्रवास के कारणों की बात करते हैं। प्रवास के कारण, तो प्रवास के दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक, प्रतिकर्ष कारक क्या होता है, वह कारक जो लोगों को उनका
मूल स्थान छुड़वाने का कारण बनता है। वह कारक जो लोगों को उनका मूल स्थान छुड़वाने का कारण बनता है वो प्रतिकर्ष कारक कहलाता है। जैसे जैसे बेरोजगारी, जैसे बेरोजगारी, इसके अलावा रोजगार के प्राकृतिक आपदाएं, राजनीतिक उपद्रव आदि ऐसे कई कारक हैं जो लोगों को उस स्थान को छुड़वाने के लिए मजबूर कर देते हैं। ऐसे कारकों को अपकर्ष कारक कहते हैं, सॉरी प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। दूसरा जो कारक है वो है आपके अपकर्ष कारक। ये कारक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जबकि प्रतिकर्ष कारक किसी भी स्थान से या उस स्थान को छुड़वाने का कारण बनता है, जबकि अपकर्ष कारक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वह कारक जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है अपकर्ष कारक कहलाता है। वह कारक जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है अपकर्ष कारक कहलाता है। जैसे रोजगार की बेहतर अवसर, शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य या चिकित्सा लिख सकते हैं, चिकित्सा के बेहतर साधन आदि। तो ये कारक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो ये ऐसे कारक अपकर्ष कारक कहलाते हैं। तो प्रवास के जो मुख्य कारण हैं जिससे लोग एक स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और वही कोई भूभाग जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये दोनों कारक ही प्रवास के कारण हैं, जिसकी वजह से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमनागमन करते हैं। कुछ लोग किसी क्षेत्र की भौतिक दशाएं या अशांति, लड़ाई झगड़ा आदि के कारण किसी स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं और किसी अन्य क्षेत्र के अंदर प्रवास करते हैं या जाते हैं, तो वह क्रिया ही प्रवास कहलाती है। आइए अब हम बात करेंगे प्रवास के परिणामों की। तो प्रवास के भी परिणाम हमें देखने को मिले हैं। प्रवास के मुख्य रूप से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिणाम है, जनसंख्या संबंधी परिणाम भी आए हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो प्रवास के परिणामों में जो महत्वपूर्ण है उनकी पहले हम बात करेंगे। प्रवास के परिणाम, इसमें परिणामों में पहला जैसे आर्थिक परिणाम है।
आर्थिक परिणाम, इसी तरह से दूसरा आपके पर्यावरणीय परिणाम, इसी तरह से तीसरा है जनसंख्या संबंधी परिणाम, और चौथा है अन्य परिणाम। प्रवास के तरह तरह के प्रभाव पड़े हैं, परिणाम भी आए हैं। जैसे आर्थिक परिणामों की बात करेंगे, आर्थिक परिणामों के अंदर हम बात करेंगे कि लोग एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे जाते हैं, तो उस क्षेत्र की तरफ जाते हैं जहाँ रोजगार के बेहतर अवसर होंगे। तो ऐसे में आर्थिक परिणाम जो है, आर्थिक परिणाम की बात करेंगे। आर्थिक परिणाम प्रवास के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है। इस आर्थिक परिणाम से विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं, और इसी की वजह से लोगों में आमदनी और उनके जीवन स्तर में परिवर्तन और सुधार आया है। तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो आपके ये बनेगा कि हुंडियाँ क्या है, हुंडियाँ क्या है, इस पर विशेष रूप से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों के द्वारा अपने परिजनों को भेजी जाने वाली राशि को हुंडिया कहते हैं। भेजी जाने वाली राशि को हुंडिया कहते हैं। यह विदेशी विनिमय का प्रमुख स्रोत होती है। हुंडिया अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के द्वारा अपने परिजनों को भेजी जाने वाली राशि होती है। हुंडिया विदेशी विनिमय का मुख्य स्रोत होती है, और इनका उपयोग किसमें किया जाता है उसकी हम बात करते हैं। तो हुंडियों का जो उपयोग है वो मुख्य रूप से खाद्यान्न, गृह निर्माण, विवाह, रोजगार, शिक्षा आदि कार्यों में इनका उपयोग किया जाता है। तो ये आर्थिक परिणाम के अंदर जो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आपके हुंडियों पे बनेगा। इसके बाद हम पर्यावरणीय परिणामों की बात करते हैं। प्रवास ने विभिन्न क्षेत्रों में कई तरह की गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं को भी उत्पन्न किया है, जैसे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भीड़ भाड़। क्योंकि
जिन क्षेत्रों में लोग प्रवास करते हैं वहां पर आवास, पेयजल और तरह तरह की सुख सुविधाएं सर्जित करने के लिए पर्यावरण पर या उसके जो क्षेत्र या संसाधन है उन पर दबाव बढ़ जाता है। तो प्रवास के कारण पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हुई है। इसी तरह से जनसंख्या संबंधी परिणाम भी हमें देखने को मिले हैं कि जिन क्षेत्रों में लोग प्रवास करते हैं वहां पर पुरुषों की संख्या ज्यादा हो जाती है और महिलाओं की संख्या कम हो जाती है। जिन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर ज्यादा होते हैं वहां पर जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है। इसके अलावा वहां पर शिक्षा या भीड़ भाड़ या अन्य प्रकार की जो जनसंख्या पर दबाव जो है वो हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये प्रवास के प्रमुख परिणाम थे। धन्यवाद।